हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काला सारा एजुकेशन। तो आज हम इस वीडियो में यूज क्वेरी के लोडिंग और एरर पैरामीटर को देखेंगे कि इनको कैसे यूज करना है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की ओर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने अपने प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लिया है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने थर्ड पार्टी API से अपने एप्लीकेशन में डेटा गेट किया था और हमने अपने ब्राउजर कंसोल में देखा था कि डेटा में सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। तो चलिए उस डेटा को अपने JSX में रेंडर करा लेते हैं। तो डेटा को रेंडर करने के लिए आपको लिखना होगा, तो ये पीस ऑफ कोड लिखने के बाद आपके JSX में वो डेटा रेंडर हो जाएगा। तो आप लोग जो कोड स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक्चुअल में ये कर रहा है कि जो भी डेटा हमारे डेटा वेरिएबल के अंदर आ रहा है वो डेटा JSON फॉर्मेट में है। तो सपोज करिए अगर हमें अपने रिस्पॉन्स में से डेटा निकालना है और उस डेटा में से कोई भी स्पेसिफिक चीज हमें अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के JSX में रेंडर करानी है, तो हमको डॉट ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। इसीलिए मैंने एक कोड लिखा है data.data.data.map। उसके बाद मैंने ये मैप फंक्शन का यूज किया है क्योंकि हमें मल्टीपल ईमेल्स मिल रहे हैं और उसके बाद हमने इस डेटा में से ईमेल को निकालकर अपने JSX में रेंडर कर दिया है। तो चलिए चल के देख लेते हैं कि हमें ब्राउजर में कैसा आउटपुट मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमें ब्राउजर में सारे के सारे ईमेल्स मिल रहे हैं जो हम थर्ड पार्टी API से डेटा गेट कर रहे हैं। तो चलिए इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए हमें जो डेटा मिल रहा है वो नेस्टेड फॉर्म में है, इसीलिए हमने अपने कोड में data.data.data मैप लगाया है। चलिए उसका स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। देखिए हमें जो थर्ड पार्टी API से रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको हम डेटा वेरिएबल में सेव करा रहे हैं। फिर उसके बाद इस रिस्पॉन्स में एक डेटा नाम का वेरिएबल आ रहा है जिसमें हमारा डेटा है। उस डेटा वेरिएबल के अंदर हम जैसे ही जाते हैं तो हमें एक और डेटा नाम का वेरिएबल मिल रहा है जिसके अंदर हमारा सारा का सारा डेटा है। इसीलिए हमने अपने कोड में data.data.data मैप लगाया है और वहां से हमने ईमेल को अपने JSX में रेंडर कराया है। तो चलिए अब देख लेते हैं यूज क्वेरी के लोडिंग पैरामीटर को कि उसका क्या यूज है और उसको हमें कैसे यूज करना है। तो हम वापस से अपने कोड में आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें यूज क्वेरी के लोडिंग पैरामीटर को उसमें से डिस्ट्रक्चर करना होगा। तो उसको डिस्ट्रक्चर करने के लिए आपको लिखना होगा, ये जो इज लोडिंग पैरामीटर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पैरामीटर तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारी रिक्वेस्ट लोडिंग स्टेट में होती है और जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट डेटा गेट कर लेती है API से तो ये लोडिंग स्टेट फॉल्स हो जाती है। तो इस लोडिंग स्टेट को देखने के लिए आपको लिखना होगा इफ इज लोडिंग रिटर्न लोडिंग। तो ऐसा करने से ये होगा कि जब भी हमारी रिक्वेस्ट लोडिंग स्टेट में होगी तो हमें H1 टैग रेंडर होगा। तो चलिए अब इसको ब्राउजर में देख लेते हैं। तो अब जैसे हम पेज को रिफ्रेश करेंगे हमको लोडिंग स्टेट दिखाई देगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हमें थोड़े टाइम के लिए लोडिंग स्टेट दिखी है क्योंकि हमारी API जो है बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो गई है, इसीलिए शायद से आप उसको देख नहीं पाए होंगे। तो उसको देखने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने ब्राउजर के नेटवर्क टैब में जाएंगे और यहाँ पर इस थ्रॉटलिंग वाले ऑप्शन में जाके हमको इसको स्लो 3G इनेबल कर देना है। इससे होगा ये कि अब जब भी हम अपनी API एग्जीक्यूट करेंगे या अपनी API से डेटा गेट करने की कोशिश करेंगे वो थोड़ा टाइम लेगी, जिससे हमें इस API के लोडिंग स्टेट का पता चलेगा। तो चलिए अब एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमें लोडिंग स्टेट दिखाई दी। एक बार फिर से एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं हमें लोडिंग स्टेट दिखाई देती है या नहीं। देखिए हमें लोडिंग स्टेट दिखाई दी थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारी लोडिंग स्टेट काम कर रही है। अब इस लोडिंग पैरामीटर का यूज है कि अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में कोई भी लोडर दिखाना है तो आप उसको इस लोडिंग कंडीशन देके शो करा सकते हैं। सपोज करिए कुछ क्वेरीज हैं जो एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लेती हैं या API से जो डेटा आना है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो मे भी हो सकता है वो एग्जीक्यूट होने में 2 से 3 सेकंड का समय ले। तो इस समय में अगर आप अपने एप्लीकेशन में कोई भी लोडर दिखाना चाहते हैं तो हम यूज क्वेरी के इस लोडिंग पैरामीटर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं यूज क्वेरी के इस एरर पैरामीटर को। ये बेसिकली जब भी हम क्वेरी फैच करते हैं तो अगर हमारी क्वेरी किसी भी तरीके का एरर प्रोड्यूस करती है तो ये पैरामीटर उस एरर को हैंडल करता है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे यूज करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम एप्लीकेशन में वापस आ गए हैं और यूज क्वेरी की इस एरर पैरामीटर को भी हमें डिस्ट्रक्चर करना होगा जैसे हमने इस लोडिंग को किया है।
तो आपको लिखना होगा इज एरर, और इसके साथ साथ यूज क्वेरी हमें किस टाइप का एरर आया है इसके रिगार्डिंग भी एक पैरामीटर देती है जिसका नाम है एरर पैरामीटर। तो अब हम इन दोनों पैरामीटर्स को अपने एप्लीकेशन में इनिशियलाइज करेंगे। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए आपको लिखना होगा इफ इज एरर रिटर्न इस कोड को लिखने के बाद होगा ये कि अब जब भी हमारी एपीआई कोई भी एरर प्रोड्यूस करेगी तो वो एरर हम डायरेक्टली अपने JSX में देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने एपीआई का थोड़ा सा URL चेंज करते हैं ताकि हमें एरर मिले और देखें हमारा JSX क्या रेंडर करता है। तो अगर मैं इधर पे पाथ चेंज करके कर देता हूँ API 1 और इसको सेव कर देता हूँ, तो अब हम अगर अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश करते हैं तो हमें एरर मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमें एरर मिल चुका है और लिख के आ रहा है रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 404। तो एक अच्छा तरीका है यूज क्वेरी के थ्रू एपीआई के लोडिंग स्टेट और एरर स्टेट को मैनेज करने का। देखिए अगर हम रिएक्ट क्वेरी का यूज नहीं कर रहे होते तो ये सारे काम हमको मैनुअली करने पड़ते, बट हम रिएक्ट क्वेरी का यूज कर रहे हैं इसलिए हमें ये सारे पैरामीटर्स पहले से ही यूज क्वेरी के साथ मिलते हैं। तो जो हमारा काम है बहुत ईजी हो जाता है और ये एक कन्वीनियंट वे है इस तरीके की प्रॉब्लम से डील करने का। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। अगर आपको इस सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा।